वेलकम अगेन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जितने भी आए मॉडलाई जितने भी आए हैं। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, रिजिडिटी है, पॉइसन रेशियो है और बल्क मॉडल्स है। इन चारों में रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। न्यूमेरिकल भी देखा था किस तरह से आता है टेम्परेचर स्ट्रेस पर और स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर पर, थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलग टॉपिक है। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी और उससे रिलेटेड सवाल और स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। और उससे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं सिलेबस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो ये पहला है कंपोजिट मटेरियल। देखिए कंपोजिट मटेरियल, सबसे पहले पॉइंट्स को समझते चलिए। कंपोजिट मटेरियल नाम से ही समझ में आ रहा है कंपोजिट और मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल जो किसी दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स की कंपोज करने से बना हुआ हो, है ना। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे ग्लास ले लेते हैं हम लोग। ग्लास में कौन सा, प्योर ग्लास और फाइबर वाले ग्लास में दोनों में फर्क होता है। आप अगर देखेंगे अपने घरों में लगाए हुए, हम लोग अपने घर में लगाए हुए ग्लास को देखें तो एक तो होता है कांच, प्योर कांच। प्योर कांच कैसा होता है, थोड़ा सा कुछ लगने से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये होता है फाइबर ग्लास। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लास प्लस फाइबर मिला देते हैं तो वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है ना, एज कंपेयर टू प्योर ग्लास के। तो ऐसे मटेरियल्स जो किसी दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स के मिलाने से बनते हो वो कंपोजिट मटेरियल कहलाते हैं। और ये बनाया क्यों जाता है, स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ाने घटाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट देख लीजिए, सीमेंट देख लीजिए। सीमेंट कितने सारे मटेरियल से मिल करके बना होता है ना। सिविल वाले इसको ज़्यादा समझ पाएंगे कि सीमेंट कितने सारे मटेरियल को मिला करके बनाया जाता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो बहुत सारे मटेरियल्स को मिला करके बनाए जाते हैं। मेटल है, सिरेमिक है, पॉलीमर्स है ना, ग्लास है। ये सारे दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को मिला करके कंबाइन करके बनाया जाता है। तो ऐसा मटेरियल, द मटेरियल विच इज made by combining two or more materials is called composite materials। दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को मिलाकर बनाया जाने वाला है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें और छोटा सा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। है तो ये बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस यूनिट में छोटा सा है तो उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी पर आने से पहले छोटे छोटे जो टर्म है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल के बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी देखिए ध्यान से समझिए। स्ट्रेन, ठीक है। देखिए जब भी हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं, ये लोड लगा दिया, ये बॉडी ग्राउंड पर लगी हुई है, रखी हुई है, हमने लोड लगा दिया, ठीक है। ऊपर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिए स्ट्रेन एनर्जी किसे कहते हैं। ऐसे रखी हुई है तो ऐसे भी लोड लगा दिया, ठीक है, ठीक है। वर्टिकल तो लगाया, हॉरिजॉन्टल तो लगाया, लेकिन तो समझते हैं जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं, ठीक है, ये बॉडी अपनी तरफ से एक इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट करती है, बिल्कुल करेगी। जब हम लोड लगाएंगे तो बॉडी भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। और जब इसको हटाते हैं तो बॉडी अपने सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। और मान लीजिए कि हमारे पास एक फोम है, ठीक है, इस तरह का फोम है। फोम को हमने दबाया, ठीक, दबा के छोड़ दिया। तो दबा के जब छोड़ा, इस तरह से दबा दिया, दबा करके जब छोड़ेंगे, दबाएंगे तो ये पतली हो जाएगी, है ना, पतली हो जाएगी बिल्कुल। और जब छोड़ेंगे तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, राइट। जब हम किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, जब छोड़ देते हैं तो बॉडी अपने डायरेक्शन में आ जाती है। और वो ऐसा क्यों होता है, वो अपनी तरफ से एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट करती है। इसकी वजह से ये अपने क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जनरेट करती है। तो जब हम लोड लगाते हैं तो बॉडी अपनी तरफ से जो रेजिस्टेंस जनरेट करती है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कोई ना कोई वर्क
डन करता है ना। इसी एनर्जी को, तो इस वर्क को करने में एनर्जी लगती है, इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, जो बॉडी के अंदर जनरेट होता है। हम फोर्स लगाए, फोर्स ने भी इंटरनल एनर्जी लगाई, ठीक है। जब फोर्स हटाया तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इलास्टिक मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल तो ऐसा होएगा नहीं, ये वाला मटेरियल तो नहीं होएगा, ये वाला मटेरियल को तो बोलेंगे ये प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल की बात हो रही है। जब भी कोई इलास्टिक मटेरियल पर, इलास्टिक मतलब समझ रहे हैं ना, रबर की तरह, ठीक है। जब भी किसी इलास्टिक मटेरियल पर लोड लगा तो उसके अंदर एक, अंदर से उसके डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन आते हैं तो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो जब हम लोड लगाते हैं तो वो भी इंटरनल लोड लगाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस लोड लगाती है। उस लोड को लगाने के लिए वर्क जनरेट कर किया जाता है, वर्क काम कर रही है, बॉडी काम कर रही है, उसमें जितनी एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब स्ट्रेन एनर्जी बात अगर समझ में आ गई, स्ट्रेन एनर्जी, तो हम लोग दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं और फिर स्ट्रेन एनर्जी को थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और ये होता कितना है वो देख लेंगे, ताकि न्यूमेरिकल आए तो हम उसको बना पाए। हालांकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन बैंक में आया नहीं हुआ है अभी तक, स्ट्रेन एनर्जी से कुछ पूछा नहीं है, लेकिन पूछेगा तो हम बना पाएंगे। इस तरह से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जाहिर सी बात है आज भी यूनिवर्सिटी की। तो चलिए अगला टॉपिक जो है हमारे पास है वो है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। उसके लिए हमको प्रूफ रेजिलियंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस पहले पढ़ना पड़ेगा, प्रूफ रेजिलियंस, फिर पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस पहले पढ़ना पड़ेगा, सिंगल एस प्रूफ रेजिलियंस। चलिए पढ़ते हैं। तो हमने देखा था एक इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट देखा था हमने, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट देखा था, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, नॉट प्लास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक की हम बात करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू कौन सी लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक की बात हो रही है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हुक्स लॉ कहां तक फॉलो होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक कि इलास्टिक लिमिट तक। ध्यान से सुनिए, हुक्स लॉ। तो यू मैक्सिमम अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। स्ट्रेन एनर्जी अभी मैंने बताया कि जब हम लोड लगाते हैं किसी इलास्टिक बॉडी पर, हटा देते हैं तो अपने शेप में आ जाती है, उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को करने में जितनी एनर्जी लगती है वो हमारा कहलाता है स्ट्रेन एनर्जी। और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। और यही प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ resilience, modulus of resilience, modulus of resilience। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। यही जो हमने मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी निकाला ना, प्रूफ रेजिलियंस, यही प्रूफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। आई होप यू गॉट इट। ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम स्ट्रेन एनर्जी को थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होएगा स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी को मैथमेटिकली डिराइव कर, स्ट्रेन एनर्जी। चलिए करते हैं। तो हमने माना ये हमारा
एक रॉड है, इस मेंबर में हमने लोड लगा दिया, स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा, जाहिर है ना। ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल पी अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा, पी अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा आ गया, जाहिर है। एप्सिलॉन स्ट्रेन आया होगा, है ना। अब इसका जो है, इसका प्रोफाइल डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं, ये प्रोफाइल डायग्राम मैंने ऐसे कैसे बना दिया, इसको जो है इसका जो प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसे आता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, स्ट्रेन एनर्जी को, जब स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि ये एक प्रोफाइल डायग्राम आता है, इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आ गया है तो पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल ये समझिए कि एक प्रोफाइल डायग्राम आता है जिसमें ये पी है और ये डेल एल है, ये लोड है, यहाँ पर लोड है, यहाँ पर डेल एल है, ये प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है। इसको फिलहाल इतना समझिए, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। सबका ये अभी हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, बाकियों का भी सबका प्रोफाइल डायग्राम बताऊंगा कि इसका ऐसा होता है। फिर आगे आने वाले कंप्रेसिव लोड, टेंसाइल लोड, शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो कैसा आता है, कंपोजिट लोड लगाते हैं तो कैसा आता है, सबका बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना समझिए कि एक लोड लगा रहे हैं, एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो प्रोफाइल डायग्राम ऐसा आता है। अब यही इसी के अंदर जो ये स्ट्रेन, इसी के अंदर का जो एरिया है ना, ये हमें स्ट्रेन एनर्जी देता है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू पी इंटू डी, डेल एल हो जाएगी, हो जाएगा ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, ये आ गया, बात ही खत्म। और डेल एल इज इक्वल टू क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। डेल एल इज इक्वल टू व्हाट, पी एल अपॉन ए ई, रख दें तो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी इंटू पी एल अपॉन ए ई, यही तो होगा। और अगर यही होगा तो इसको तो हम लोग सिग्मा कहते हैं। तो अगर इसको सिग्मा कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं तो सिग्मा लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ई इंटू सिग्मा इंटू एल अपॉन ई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो एक और सिग्मा आ जाएगा, ये देखिए एक और सिग्मा आ गया, है ना। तो एक और सिग्मा आ गया तो U इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू एल बाई ई। अब देखिए एरिया और लेंथ, एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, क्या यही वॉल्यूम होता है, बिल्कुल यही वॉल्यूम होता है। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन ई। स्ट्रेन एनर्जी आ गई, 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन ई। अब इसको तो तोड़ने की कोशिश करें, इसको अगर तोड़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा और बस आगे का थोड़ा सा और अलग अलग तरह से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी करवा रहा हूँ। देखिए 1/2 सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा इंटू सिग्मा तो लिख ही सकते हैं, अपन ई लिख ही सकते हैं, इंटू वी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 क्या यही स्ट्रेस है, बिल्कुल है। क्या ये स्ट्रेन है, बिल्कुल है। और ये वॉल्यूम है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। हो सकता है कभी कहीं पर ऐसा दिया हो कि एक कंपोजिट बार है, उसमें स्ट्रेस इतना है, स्ट्रेन इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए ध्यान से, हो सकता है कभी दिया हो कि स्ट्रेस दिया है, ई दिया है, वी दिया है, तो निकालो, तो यहाँ से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए उस तरह के हिसाब से अपने को दिमाग लगाना है, ठीक है। ये स्ट्रेन एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, तो ये वाला टॉपिक भी हो गया। अब अगला टॉपिक यानी अगली क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सब आने वाला है। शियर स्ट्रेस, बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आने वाला है, उसी में सब आएगा, नॉर्मल, टॉर्शनल, मैक्सिमम टॉर्शनल। फिर उसके बाद मोहर सर्कल डायग्राम आएगा। मोहर सर्कल डायग्राम जब पढ़ेंगे तो उसमें ये कैलकुलेशन की बजाय हम ग्राफ से समझेंगे, मोहर सर्कल आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ये चीज़ें समझ में आई होगी। जहाँ कुछ नहीं समझ में आया हो वहाँ आप कमेंट करें,
और व्हाट्सअप नंबर मैं पहले ही दे देता हूँ, तो उस पर आप पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि अप टू व्हाट लिमिट हुक्स लॉ फॉलोज। ओके, स्ट्रेस दैट यू स्टे हुक्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है पेड कोर्स का। थैंक यू।